फ्रेंड्स, कैसे कैसे विचार हम लोगों के मन में आते हैं और किस किस तरीके के मुकदमे आते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकदमे पे बात करने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग मुकदमा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुकदमे में क्या है, मुकदमा हारने के कारण वादी अपने वकील पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकता है क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक वादी अगर उसका वकील मुकदमा हार जाता है तो उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करे? जो भी आप लोगों के विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस कंडीशन में क्या है और इस विषय में कोर्ट का क्या व्यू है। देखिए, मुकदमा हारने के कारण वादी अपने वकील पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आज का जो हमारा बर्निंग टॉपिक है वो यही है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज जी की पीठ शिकायत को रद्द करने की याचिका और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वितीय की फाइल पर लंबित पूरी कार्रवाई पर विचार कर रही थी। क्या विचार कर रही थी? इस मामले में प्रतिवादी द्वारा एक निजी शिकायत दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने खुद को बेंगलोर में एक बहुत वरिष्ठ वकील माना है और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ संबंध है, और यह प्रतिनिधित्व किया है कि वह शिकायतकर्ता से ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो मामले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अनुकूल आदेश प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी वकील के पास मुकदमा लेकर के जाते हैं तो वो आपको बताता है कि मुकदमे में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको फाइट करेंगे, किस तरीके से इसको पेश करेंगे, और आपका विश्वास जीतने का प्रयास करता है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो मुकदमा जीत कर ही लाएगा? ये विश्वास दिलाने की तो कोशिश कर सकता है, लेकिन क्या वो कंफर्म कर सकता है कि नहीं, हम मुकदमा जीतेंगे ही जीतेंगे? तो आज हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं। एक मुवक्किल द्वारा एक वकील के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि चूंकि उसे उसके द्वारा दिए गए अनुकूल आदेश नहीं मिले, इसलिए आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराध किए गए हैं। यानी जैसा आदेश उस मुवक्किल को चाहिए था, उस तरीके का आदेश उस अधिवक्ता के द्वारा नहीं कराया जा सका, इसलिए उसके ऊपर आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराध घोषित किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। अब समस्या पीठ के सामने है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। यानी पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था कि इस पर विचार किया जाए, क्या ऐसा होना पॉसिबल है, क्या ऐसा कभी किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और किया नहीं जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या अधिवक्ता को आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत सिर्फ इसलिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने मुवक्किल के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं किया था। तो इस पर पीठ विचार कर रही है, और पीठ के सामने जो चीजें आई उन पर देखिए। पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि एक मुवक्किल को मामले में सफल नहीं हुआ था और उस विशेष मुवक्किल के पक्ष में अनुकूल आदेश पारित नहीं किया गया था, उक्त मुवक्किल यह मामला नहीं बना सकता। क्या कर सकता है? नहीं बना सकता। आगे हम लोग रीजन पे भी डिस्कस करेंगे कि एक धोखाधड़ी है जो अधिवक्ता द्वारा की गई है, और आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराध जो एक वकील द्वारा किया गया है, क्योंकि इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ये सभी वादियों को समझना होगा कि वकील मामले में सर्वोत्तम प्रयास कर सकता है और मामले का फैसला गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर पीठ ने क्या चीज देखी? उसने देखा कि अगर इस तरीके का कोई कार्य किया जाता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? विनाशकारी होंगे। और इसके साथ साथ वादियों को भी ये बताया कि देखिए, आप लोगों को भी ये समझना होगा कि वकील का काम क्या है। वकील जो है अपने केस को जीतने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर सकता है,
लेकिन जीतना और हारना उस मामले के गुण और दोष के आधार पर किया जाएगा। यानी ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वो मुकदमा जीतेगा ही जीतेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था में जहां एक पक्ष दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू करता है, यह होना तय है कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, जो कि मामले के तथ्यों और कानून के आधार पर है लागू। फीस का भुगतान, फीस की राशि भी मामले के परिणाम के लिए प्रासंगिक नहीं है, जो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का एक निजी मामला है। देखिए, यहाँ पर जो ये बात आई उसका भी एक बड़ा रीजन है। बड़ा रीजन इसलिए है कि ये जो बात मुकदमे तक पहुंची, उसका कारण ये है कि जो मुवक्किल है उसने बड़ी अमाउंट में फीस दी, यानी 14,60,000 रुपए की फीस उसने अदा की, यानी मुकदमे पे खर्चा किया। और वो ये चाहता था कि इतना पैसा जब हमने खर्चा किया है तो मुकदमे का जो रिजल्ट है, जो जजमेंट है, वो हमारे फेवर में ही होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो ये स्थिति मुकदमे तक जा पहुंची। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका को मंजूर कर लिया, यानी उसने इस बात को नहीं माना कि ऐसा भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक वकील आपके केस के लिए अपीयर हो सकता है, अपना 100% योगदान दे सकता है, यानी बेस्ट एफर्ट कर सकता है उस मैटर पे, लेकिन वो ये होल्ड नहीं कर सकता कि वो आपके फेवर में ही आदेश करा लाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके फेवर में ही करा के लाए। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी उस केस के तथ्यों पर, गुण और दोषों पर। ये चीज इस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो कितना बड़ा अधिवक्ता है, किससे उसके रिलेशन है, और आपने कितनी अधिक फीस उसको दी है। तो फीस मैटर नहीं करती है कि फीस हमने बहुत ज्यादा दी है, इतनी भारी मात्रा में फीस उसको दी है, तो केस अगर वो नहीं जीत पाया है तो हमें उसके ऊपर केस करने का अधिकार मिल जाता है, मुकदमेबाजी का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेमेंट ऑफ द फीस, द अमाउंट ऑफ फीस is also not relevant for the outcome of the matter that in a private matter between the client and the advocate। यानी ये जो मामला है, ये क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का एक निजी मामला है कि कितनी फीस दी जानी है और कितनी फीस नहीं दी जानी है, कितनी वो पे कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। नो ग्राउंड हैव बीन मेड आउट इन द कंप्लेंट, यानी कंप्लेन में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। यानी एक अधिवक्ता के ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमा नहीं किया जा सकता है कि वो आपके फेवर में ऑर्डर नहीं करा पाया, या आपने उसको कितनी फीस दी। ये चीजें रिलेवेंट नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। फिर भी इसमें आप लोगों के क्या विचार हैं, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।